नमस्कार बच्चों। सूर्या कंपटीशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, आज जो हमारी क्लास है वो है अति संयुग्मन के अनुप्रयोग, यानी अति संयुग्मन चल रहा था हमारा और उसकी हम क्या पढ़ रहे हैं, आज एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशन। और कल हमने इसकी सारी थ्योरी पढ़ ली थी, आज एप्लीकेशन देख रहे हैं। एप्लीकेशन में अपन ने क्या कहा था कि जब भी स्टेबिलिटी की बात की जाएगी तो आपको स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, अति संयुग्मन संरचनाओं की संख्या के। अति संयुग्मन संरचनाओं की संख्या कैसे निकालते हैं? अल्फा हाइड्रोजन की संख्या प्लस 1 करके। ठीक है ना। एक सेकंड में ना एक काम करके आता हूं, थोड़ा वो स्विच को चेंज करता हूं हल्का सा। हाँ जी, देखिए, तो अति संयुग्मन संरचनाओं की संख्या कैसे होगी? अल्फा हाइड्रोजन की संख्या प्लस 1 करके। तो ये हमने सारी बातें पढ़ ली। अब हम देखते हैं पहले अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो अपनी हेडिंग क्या हो जाएगी कि अल्फा हाइड्रोजन की गणना कैसे करेंगे, यानी कैलकुलेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हमारी हेडिंग है। पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं भाई, अल्फा हाइड्रोजन काउंट कैसे करेंगे आप। तो क्या लिखेंगे अपन? कैलकुलेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यानी अल्फा हाइड्रोजन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अल्फा हाइड्रोजन की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, देखिए। हाँ जी, यानी कैलकुलेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। देखिए कैसे करेंगे, सुनिए आप। हाँ जी, देखिए अपन एग्जांपल देते हैं। ये लो, मैंने फर्स्ट एग्जांपल देखो आपको। ये मैं ऐसे देता हूं, देखो फर्स्ट एग्जांपल आपकी, और ये आपके इस तरीके से। ठीक है ना। और ये तो आपको पता ही है, ये मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। कौन सा ग्रुप है ये? अरे ये ग्रुप कैसे हैं आपको पता है, मैथिल है ये ना। कौन सा ग्रुप है? मैथिल। और इसके ऊपर मान लो मैंने यहां लगा दिया आपके क्या, प्लस चार्ज, यानी ये कार्बोकेटाइन बना दिया आपके। क्या बना दिया मैंने? कार्बोकेटाइन बना दिया ना। ठीक है। हाँ बिल्कुल है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए दूसरा, जिससे एक साथ सॉल्व कर लेंगे इनको। यानी सेकंड नंबर का एग्जांपल है आपके, इसको लेते हैं, देखिए। यानी ये कौन सा चार्ज है यहाँ? प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। ठीक है ना। एक देखिए, एग्जाम्पल नंबर थर्ड है आपकी, ये मैंने फ्री रेडिकल बना दिया आपकी। कौन सा? फ्री रेडिकल। और देखते हैं, ये चलिए पहले इनको सॉल्व करते हैं ना, फिर आगे वाले एग्जांपल ले लेंगे। देखिए अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जहां पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, उससे डायरेक्ट जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा। या जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा तो उससे डायरेक्ट जुड़ा कार्बन भी अल्फा कार्बन होगा। या जहां फ्री इलेक्ट्रॉन आपके ऑड इलेक्ट्रॉन, उससे डायरेक्ट जुड़ा कार्बन भी क्या है आपके, अल्फा कार्बन। तो देखिए अल्फा कार्बन पहचानते पहले कि अल्फा कार्बन कौन सा है। तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे है, इससे डायरेक्ट जुड़ा ये वाला कार्बन, अरे ये वाला कार्बन, ये कौन सा है आपके, अल्फा। इससे डायरेक्ट जुड़ा कार्बन ये भी आपके, ये भी क्या है, अल्फा। तो देखो इस पे, तो देखो अपन को पता है इस कार्बन की एक वैलेंसी इधर सेटिस्फाइड हो रही है, एक इधर एक इधर। इसका मतलब इस पे एक एच जुड़ा हुआ है। आवर्त रेखा संरचना सूत्र में आपको पता है ना कि जितनी वैलेंसी घटे इसका मतलब उतने ही हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है। तो यहाँ आपके अल्फा एच कितने आ गए? अरे 2। कितने आ गए? 2। सॉरी 2 नहीं,
अरे 2 नहीं 3, क्यों? दो तो इधर है, एक इधर है, तो इधर कितने आ गए आपके 3, कितने आ गए 3, यानी यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन है आपकी। ऐसे इसमें करें अपन, देखिए इससे डायरेक्ट जुड़ा कार्बन, अरे ये कार्बन अल्फा है आपकी, इधर जुड़ा कार्बन डायरेक्ट, ये भी क्या है अल्फा, अरे प्लस चार्ज इस कार्बन पे उससे डायरेक्ट जुड़ा कार्बन है नहीं, ऐसे प्लस चार्ज इस कार्बन पे उससे डायरेक्ट जुड़ा कार्बन, ये भी कैसा है अल्फा। इसका मतलब कितने अल्फा कार्बन है यहाँ 3। अल्फा हाइड्रोजन देखें तो देखिए इसके पास तो, अरे ये तो ग्रुप कैसा है मैथिल, क्यों? एक ही वैलेंसी है ना इधर, तो इसका मतलब 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इसके ऊपर, तो 3, एक इसका 4 और 2 इसके 6, तो यहां से अगर देखें अपन तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 6। ऐसे इसमें देखिए अब फ्री इलेक्ट्रॉन कहां है, अरे इस कार्बन पे है भैया ना, फ्री इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे है, इससे डायरेक्ट जुड़ा कार्बन अल्फा, इससे डायरेक्ट जुड़ा कार्बन ये भी तो अल्फा ही है, ऐसे इससे डायरेक्ट जुड़ा कार्बन ये भी कैसा है अल्फा। वही तो यहां इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर 3 5 और इधर 1 है, तो इसका मतलब यहां भी अल्फा एच कितने हैं आपके, अरे 6 हैं। अल्फा एच कितने हैं बच्चों 6, अल्फा एच कितने हैं यहाँ, अरे 6 हैं, कितने हैं 6, तो दोनों में 6 6 अल्फा हाइड्रोजन है, उसमें कितना है 3, तो 3 6 6, ठीक है ना। इसको मैं उसमें बंद कर देता हूं, देखो ब्रैकेट बंद कर देता हूं, ये लो, ये अल्फा हाइड्रोजन आपकी 3, ये 6 है आपकी, और ये भी कितने हैं 6, ठीक है ना, 3 6 6। आगे देखिए, हाँ जी आगे देखिए, अब अगला एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, और एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है देखो, अब तो मैंने ना एक तो फ्री रेडिकल वाला यानी मुक्त मूलक वाला ले लिया आपको, एक आपके कार्बोकेटाइन वाले ले लिए दो एग्जाम्पल, अब एक अपन डबल बॉन्ड वाला लेते हैं, कौन सा डबल बॉन्ड वाला। देखो डबल बॉन्ड वाला ऐसे ले लेते हैं, कैसे, अरे ये डबल बॉन्ड ये लो आपकी, ठीक है ना, और इससे ये ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये लो, अरे इससे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये लो, और इससे ये ग्रुप जोड़ दिया मैंने, इधर ये 2 ग्रुप जोड़ दिए, ठीक है ना, अरे इधर मैंने कितने ग्रुप जोड़ दिए 2, और ऐसे ही मान लो एक मैंने इधर जोड़ दिया, इधर मैंने ये जोड़ दिया, ये लो ये लो, ये टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप जोड़ दिया। अब देखो ग्रुप कोई से जोड़ लो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अरे ग्रुप कोई से ही जोड़ दो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको तो क्या देखना है, अरे हमको तो ये देखना है कि इसमें ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कौन सा ये, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन भी क्या है आपके अल्फा कार्बन, क्यों एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही आएगा आपकी, तो उससे डायरेक्ट जुड़ा कार्बन क्या है अल्फा कार्बन, तो इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा, देखो ये वाले कार्बन है, देखो अरे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, एक तो ये कार्बन और एक ये कार्बन, दोनों कार्बनों के बीच क्या है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इससे डायरेक्ट जुड़ा कार्बन ये भी कैसा है अल्फा, ये भी कैसा है अल्फा, और इससे डायरेक्ट जुड़ा कार्बन ये भी अल्फा, और ये भी कार्बन कैसा है आपका अल्फा। इसका मतलब यहाँ कितने, अरे 4 अल्फा कार्बन हैं, कितने हैं 4 अल्फा कार्बन। अब क्या करेंगे आप, 4 अल्फा कार्बन तो है ठीक है, अल्फा एच कैलकुलेट कीजिए, देखिए इधर कितने हैं 2, इधर 2 4, इधर कितने हैं 3 7, और देखो यहां अरे इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन की, इस कार्बन की तो वैलेंसी ही पूरी है, देखो 3 तो उससे मेथिल ग्रुप जुड़ रहे हैं और एक नीचे वाला कार्बन जुड़ रहा है, तो इसका मतलब उसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ, 2 ये 4 और 3 ये, यानी अल्फा हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं बच्चों, अरे 7, कितने हैं 7। इस तरीके से आपको अल्फा एच की कैलकुलेशन करनी है। और एग्जांपल दे देते हैं, देखिए अगला एग्जांपल नंबर 5, ये लो, जिससे आपको ना, अब मैं इसकी स्टेबिलिटी को बताऊंगा ना, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि सर आपने अल्फा एच कैसे कैलकुलेट की, इसलिए मैं पहले से ही बता रहा हूं आपको अल्फा एच कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए और देख लो, देखिए ये वाला देखो अच्छा सवाल, देखिए यहां मैंने लगा दिया पॉजिटिव चार्ज, ये लो, ये अच्छा है सवाल, आपके लेवल, आप
आपके लेवल के हिसाब से, है ना। आजकल देखो आरपीएससी का जो पैटर्न पूछा जा रहा है ना आपकी, अरे आरपीएससी का पैटर्न देखो, आपको पता है कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी देखो पॉलिटिकल साइंस में 6 बच्चे पास किए थे। अभी ये लेक्चरर के साथ साथ, है ना, कोच की एग्जाम थी, उसमें 5 वैकेंसियां थी, 5 की 5 ही फेल हो गई। तो इस तरीके का पेपर बनाया जा रहा है आरपीएससी के द्वारा। उससे हाँ, ये डिमोटिवेट नहीं होना है हमको, तैयारी को अच्छे स्तर की करना है। ऐसे नहीं कि वो पहले की तरह थोड़ा बहुत पढ़ लिया, पढ़ने चल गया काम। अब थोड़े बहुत से काम चलने वाला नहीं है। यानी आपको कंसेप्चुअल, मतलब थोड़े बहुत का मतलब कंसेप्चुअल आना चाहिए आपको। पढ़ोगे तो आप डिटेल में, लेकिन वो भी कंसेप्चुअल आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने रट लिया बस कि ऐसे आ जाएगा तो ऐसे कर देंगे, वो पहले वाला सिस्टम खत्म हो गया। अब धीरे धीरे कंसेप्चुअल पेपर बन रहे हैं आपके। कंसेप्ट आपको आते हैं तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप बैठे रहेंगे। ठीक है ना। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 लेता हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 6, ये थोड़ा सा मैं ऐसे ले लूं, देखो जो आपके है ना लेवल से कोई बाहर नहीं है, सब कुछ आपको पढ़ाया है मैंने, उसी के हिसाब से ले रहा हूं मैं। देखो आपको, जैसे मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया आपकी, और एक ग्रुप मैंने यहां लगा दिया, और यहाँ क्या लगा दिया मैंने, अरे ये फ्री रेडिकल लगा दिया। और एक ग्रुप मैंने यहां लगा दिया आपकी इस जगह, और एक ग्रुप मैंने लगा दिया इस जगह। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए करते हैं इसको सॉल्व। देखिए इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, सुनिए आप, देखना। इसकी मैं अति संयुग्मन संरचना क्या अनुनादी संरचना बनाता हूं पहले मैं इसकी। अरे इसकी मैं क्या बनाता हूं बच्चों, अनुनादी संरचना। कैसे बनाएंगे सुनिए आप, देखिए ये आपकी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अगर ऐसा सवाल दे देगा तो हर कोई बच्चा नहीं कर पाएगा, यानी सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाला हर बच्चा नहीं कर पाएगा। बाकी कंसेप्ट वही है जो अपन ने सीख रखा है, वही है। अपन ने तो अनुनाद भी सीख लिया था, उसके बाद अति संयुग्मन पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं अपन, अति संयुग्मन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां देखो, अरे इस पोर्शन को देखें आप, तो देखो अरे ये क्या है आपके, अरे ये देखो पाई सिंगल पॉजिटिव, अरे ये एलाइलिक कार्बोकैटायन होगा आपकी। कौन सा, एलाइलिक कार्बोकैटायन बन गया ये। इसका मतलब यहां रिजोनेंस हो रहा है, और रिजोनेंस होगा, अरे तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर भेजे जाएंगे आपके, इधर। तो इसका मतलब इसकी अगली जो मैं अनुनादी संरचना बनाने वाला हूं, अरे वो मैं ये बनाने वाला हूं, देखो ऐसे। ये ऐसे था ना, ये ऐसे है। देखो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, और प्लस चार्ज कहां गया, यहाँ। क्यों, अरे पाई के इलेक्ट्रॉन इधर हो गया ना, ये ऐसे कर दिए इसने उठा के, तो ये प्लस कहां गया यहाँ। क्यों, पाई सिंगल पॉजिटिव जब भी कॉन्जुगेशन में होते हैं, आपके संयुग्मन में होते हैं, एकांतर स्थिति पे होते हैं, तो अनुनाद में क्या करते हैं, पाई बॉन्ड को हम पॉजिटिव चार्ज की तरफ भेजते हैं। तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो पॉजिटिव चार्ज कहां आ गया आपकी, अरे इधर आ गया, पॉजिटिव चार्ज आपके इधर आ गया। तो अगर मैं देखूं यहां से, तो देखना दोनों क्या है, अरे दोनों क्या है आपकी, ये दोनों आपके क्या है भी, अरे ये आपके एक तरीके से अनुनाद भी लग रहा है इसमें, और अति संयुग्मन भी लग रहा है। तो देखो अति संयुग्मन तो ऐसे हो रहा है, देखो पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन क्या है, अरे पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन क्या है बच्चों, अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन। तो ये आपके, ये अल्फा कार्बन है आपके। एक मिनट, हाँ, ये कार्बन कौन सा है आपके, अल्फा। ठीक है ना। अब इसी की अनुनादी संरचना तो ये है, तो इसमें भी क्या है, ये कार्बन कौन सा है, अब प्लस चार्ज इधर आ गया ना, तो ये कौन सा है, अल्फा। अब आपको ऐसे वहां नहीं बनानी है आपको, आपको ये ध्यान रखना है पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन अल्फा है, और ये जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा ना, तो ये भी क्या बन जाएगा, अल्फा बन जाएगा। दो दो क्या है यहाँ, अरे दो दो क्या है यहाँ, अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी अल्फा कार्बन है, दो क्या है अल्फा कार्बन, एक नहीं है, कितने हैं, दो। क्यों, पहले पॉजिटिव चार्ज यह है, डायरेक्ट जुड़ा कार्बन अल्फा, फिर रिजोनेंस होने के बाद पॉजिटिव चार्ज यहां गया ना, जिसकी मैंने दूसरी अनुनादी संरचना बना दी। तो इसको भी आपको क्या करना है, अरे इस अल्फा कार्बन को भी काउंट करना है। तो इसका मतलब इसके पास कुल अल्फा हाइड्रोजन की अगर बात करें अपन, तो कुल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ, मैं इधर लिख देता हूं, देखो कुल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ, कुल जो अल्फा हाइड्रोजन है आपकी,
अरे वो कितने हैं बच्चों, कुल अल्फा हाइड्रोजन यहाँ आपके कितने हुए, अरे 3+3 मतलब 6। 3 तो इधर वाले, और 3 जब ये इधर आ गया तो प्लस चार्ज यहाँ आया, तो 3 ये वाले, दोनों ही हमको क्या करने काउंट, तो 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए यहाँ, कितने, अरे 3 और 3 6। ठीक है ना। ऐसे देखो सेम कहानी यहाँ है, अरे सेम कहानी यहाँ है, कैसे भाई, मुक्त मूलक में तो क्या करते हैं हम, अरे मुक्त मूलक के अंदर तो समान विखंडन करवाते हैं, तो जैसे इसका मैं समान विखंडन करूंगा, अरे इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो फिर क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलकर डबल बॉन्ड बना देगा। यानी कहने का मतलब ये है इसकी अनुनादी संरचना ऐसे बन जाएगी, कैसे, ऐसे, ये मैथिल ग्रुप तो ऐसे कैसे है, ये वाला मैथिल भी ऐसे कैसे, ये वाला मैथिल भी ऐसे कैसे, और जब इसका समान विखंडन हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इसका मिलके अरे ये डबल बॉन्ड बन गया, और ये आपके अरे फ्री रेडिकल आपके यहां आ गया। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने यहां करवाया ना रिजोनेंस, ऐसे रिजोनेंस कहां, रेडिकल के अंदर हो गया, बस ये साइक्लिक है, उससे क्या फर्क पड़ता है, साइक्लिक हो आपके ए साइक्लिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखिए आप, अब सुनिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फ्री रेडिकल से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन अल्फा, और देखो इस फ्री रेडिकल से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन, ये भी क्या है आपका अल्फा, ये लो हो गया अल्फा। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, अरे ये अल्फा बन गया, भाई ये इधर चले गए ना इलेक्ट्रॉन, अरे ये इलेक्ट्रॉन समान विकर्ण हो गया, फ्री रेडिकल यहां आ गया ना, इससे डायरेक्ट जुड़ा कार्बन ये भी कौन सा है अल्फा, और इससे डायरेक्ट जुड़ा कार्बन ये भी कौन सा है अल्फा। कितने अल्फा हुए, 4। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है देखो, अरे अल्फा हाइड्रोजन अगर कैलकुलेट करें तो अल्फा एच कितने हैं बच्चों, अरे अल्फा एच कितने हैं, देखिए कितने हैं, सुनिए, अरे अल्फा एच कितने हैं सुनिए, अब देखिए 3 अल्फा एच तो ये रहे, और 2 ये रहे, कितने 5, तो मतलब क्या हुआ, अरे 3+, यानी मैं इसको ऐसे लिखूं देखो आप और बेटर रहेगा, जो अल्फा एच हैं आपके, अरे अल्फा एच ये कितने हैं आपके, अरे 3+2, 3 तो ये वाले 2 ये वाले, और फिर फ्री रेडिकल यहां आ गया यहां, तो 3 ये, और इस पे कितना है 1, तो क्या होगा +3+1, और बराबर कितना हो गया, अरे 3 2 5 3 8 और 1 9, यानी 9 अल्फा एच हो गए आपकी, अरे कितने 9 अल्फा एच हो गए आपके, कितने 9 अल्फा एच हो गए, ठीक है ना, 9 क्या हो गया आपके अल्फा एच। यानी इसमें अगर आप क्या करवाना चाहो, अरे ये ऐसे दिखाना चाहो ना तो दिखा दो, देखो अरे ये इलेक्ट्रॉन इधर, और ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, और ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, ऐसे अनुनाद करवाते हैं। मैंने आपको अनुनादी संरचनाएं बनाना सिखाई है। टोटल कितने हो गए 9 अल्फा एच। एक बार मैं इसको डिब्बे में बंद कर दूं आपके लिए, ये लो, एक बार इसको डिब्बे में बंद कर दिया जाए, एक बार इसको ये लो डिब्बे में बंद कर दिया जाए, ये लीजिए, ठीक है ना। तो अल्फा एच की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है कि अल्फा एच की कैलकुलेशन कैसे की जाए, अल्फा एच की कैलकुलेशन कैसे की जाए, ठीक है ना। ये लो, ये कंप्लीट ही आ रहा है, आप ये आपकी कंप्लीट आ रहा है, 1 मिनट, हाँ ये कंप्लीट आ रहा है आपके ना, कैलकुलेशन ऑफ अल्फा एच। अब आगे तो आप सीख ही गए, अब आगे तो कैसे लगा दे, ये बस इन्हीं को घालमेल करता रहेगा, इन्हीं को ही घालमेल करता रहेगा ना। अब आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम देखते हैं, सबसे पहले कैलकुलेशन होगी। अब देखिए, तो अपनी हेडिंग क्या चलेगी, अब अपनी हेडिंग चलेगी ये क्या, कि अति संयुग्मन के अनुप्रयोग, अति संयुग्मन के अनुप्रयोग, ये लो, अति संयुग्मन
अति संयुग्मन के अनुप्रयोग। अति संयुग्मन के अनुप्रयोग। ये लो, अति संयुग्मन के अनुप्रयोग। और इसमें पहला जो अनुप्रयोग है वो है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, है ना। पहला अनुप्रयोग क्या है बच्चों? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, यानी फर्स्ट कार्बोधनायन का स्थायित्व। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन यानी कार्बोधनायन का स्थायित्व। सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कार्बोधनायन का स्थायित्व। ये लो, और देखो स्थायित्व के अंदर तो हम लिख ही चुके हैं क्या कि स्थायित्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? अति संयुग्मन संरचनाओं की संख्या के। और अति संयुग्मन संरचनाओं की संख्या कैसे निकालते हैं? अरे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या प्लस 1। अब हम सीधे ही एग्जांपल दे रहे हैं क्योंकि हम पहले से सीख चुके हैं। अभी कैलकुलेशन मैंने करके सिखाई है आपको, ठीक है ना। तो देखिए हम लेते हैं पहला एग्जांपल। ये लो, फर्स्ट एग्जांपल जो है आपकी वो है ये कौन सा? एक तो मैंने ले लिया ये CH3 CH2 और इस पे प्लस चार्ज। एक ले लिया अपन ने, मान लो ये CH3 CH और इस पे क्या है? प्लस चार्ज, और ये आपका CH3। और एक मैंने ले लिया आपके ये CH3, ये C इस पे प्लस चार्ज, और ये CH3 और आपके ये CH3। और देखिए वैसे देखें तो ये कैसा कार्बोकैटायन है? अरे 1 डिग्री। ये कौन सा है आपके? 2 डिग्री। और ये कौन सा है आपके? 3 डिग्री। अभी मैंने आपको सिखाया है क्या? अरे मैंने आपको क्या सिखाया है बच्चों? मैंने ये सिखाया है आपको कि पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे है उससे डायरेक्ट जुड़ा कार्बन अल्फा है। इधर भी ये कौन सा है? अल्फा। इधर ये कौन सा है? अल्फा। ऐसे इधर देखें तो ये भी डायरेक्ट जुड़ा कार्बन है, अल्फा अल्फा। और ये भी कौन सा है आपका? अल्फा। यानी यहाँ 3 कार्बन अल्फा कार्बन है। अगर हम अल्फा एच की बात करें, अरे किसकी बात करें बच्चों? अल्फा एच की बात करें तो क्या होगा? सुनना आप, ये अल्फा एच, देखिए अल्फा एच इसमें कितने हैं आपकी? अरे अल्फा एच इसमें देखो 3 हैं आपके, ठीक है ना। इधर कितने? 3 प्लस 3 कितने हुए? 6। इधर 3 3 3 कितने हुए? 9। और जितनी क्या होती है आपकी अल्फा एच, उससे एक ज्यादा क्या बनती है आपकी? अति संयुग्मन संरचनाएं। इसका मतलब यहाँ अति संयुग्मन संरचनाएं कितनी बनेंगी? 9 प्लस 1 10। यहाँ 6 प्लस 1 कितनी? 7। इधर 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4। 3 प्लस 1 कितनी हुई? 4। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? अरे इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि इधर से इधर हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? अरे इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है आपके? अरे नंबर ऑफ अल्फा एच, यानी अल्फा हाइड्रोजन की संख्या है वो आपकी क्या हो रही है? अरे बढ़ रही है। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या आपकी क्या हो रही है बच्चों? बढ़ रही है ना। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अरे इंक्रीज हो रही है आपकी, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा? जो पॉजिटिव चार्जेस का डिलोकलाइजेशन क्या हो जाएगा? अरे बढ़ जाएगा। चाहे तो ऐसे कह सकते हैं, या नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो अपन सीधे सीधे कहते हैं तो इससे क्या होगा आपके? अरे नंबर ऑफ ये लो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर यानी अति संयुग्मन संरचनाओं की संख्या। हाइपर कॉन्जुगेटिव, ये लो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव
स्ट्रक्चर क्या हो रही है, ये लो, अरे नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आपकी इंक्रीज हो रही है ना, तो ये इंक्रीज होगी तो हमको पता है क्या कि अरे स्टेबिलिटी भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी आपकी क्या होगी, अरे इंक्रीज होगी बच्चों ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो अरे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी आपकी, अरे 3 वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, ये 3 वाले की सबसे ज्यादा, फिर 2 वाले की, और सबसे कम किसकी है, 1 वाले की। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, है ना। देखिए अगला एग्जांपल देखिए, अगले में आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए सुनिए, एग्जांपल नंबर आपके सेकंड, सुनिए देखिए। अब यहां आपको ना, अगर आपने इंडक्टिव इफेक्ट लगा दिया तो फिर गलती हो जाएगी आपसे ना। तो आपने अब 3 इफेक्ट पढ़ लिए अब तक, कितने, 3, और तीनों ही काम के हैं ना। अब एक है इंडक्टिव, एक रेजोनेंस, एक हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर तीनों इफेक्ट एक साथ लग रहे हैं तो आपको रेजोनेंस को डोमिनेंट मानना किस पर, हाइपर कॉन्जुगेशन पर, और हाइपर कॉन्जुगेशन को डोमिनेंट मानना किस पर, इंडक्टिव पर। और दो लग रहे हैं जैसे हाइपर इंडक्टिव, तो आप क्या करोगे, अरे हाइपर को डोमिनेंट मानोगे किस पर, इंडक्टिव पर। और अगर मान लो कि रेजोनेंस इंडक्टिव लग रहा है तो रेजोनेंस तो वैसे ही डोमिनेंट है ना, सबके ऊपर डोमिनेंट है वो तो, इसका मतलब रेजोनेंस को सबसे ज्यादा डोमिनेंट मानना है, ठीक है ना। तो इसको मैं एक बार नोट डाल के लिखवा दूंगा कि जब तीनों इफेक्ट एक साथ वर्क करें तो क्या होगा, रेजोनेंस डोमिनेंट होगा हाइपर पर, हाइपर डोमिनेंट होगा किस पर, इंडक्टिव पर। और एक ध्यान रखें, हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क्स जस्ट लाइक रेजोनेंस, यानी अति संयोजन है वो अनुनाद के जैसा कार्य करता है, अनुनाद नहीं है, अनुनाद के जैसा काम कर रहा है। एक तरीके से कहें तो स्पेशल काइंड ऑफ रिजोनेंस तो है ही वो, ठीक है ना। नॉर्मल रिजोनेंस नहीं है, स्पेशल काइंड ऑफ रिजोनेंस है ये, ठीक है ना। तो देखिए अगला एग्जांपल देखिए आप, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया आपकी, कौन सा, चलिए एक तो यही ले लेते हैं पहले। एक तो लिया अपन ने ये CH3, अरे CH2+4, ये लो। एक मैंने लगा दिया आपकी CD3, और ये आपका CH2, CD3, और ये CH2+4, और एक लगा दिया मैंने CT3, और ये CH2+4, यानी CH3 CD3 और CT3, CH3 CD3 और CT3। इसका मतलब क्या है, अरे ये तीनों ही 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री हैं, तो यहां तो ये 3 वाला 2 वाला 1 वाला लपड़ा ही खत्म। अब 1 1 है तो देखो फर्क कहां है, अरे यहाँ CH3 है, वहां क्या था CD3, और वहां क्या है आपके CT3। और हमको पता है ना कि स्टेबिलिटी होती है, अरे ये प्लस एच की कैसी डोमिनेंट है ना, भाई प्लस एच वाले ग्रुप हैं वो तो स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं ना, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को, और माइनस एच वाले क्या करते हैं, अरे घटाते हैं। तो इसका मतलब इसका भी प्लस एच लग रहा है, इसका भी प्लस एच, इसका भी प्लस एच। सर पता कैसे चला, अरे कल अपन ने लिखाए थे ना कि प्लस एच कौन लगाएगा, माइनस एच कौन लगाएगा, 3 ग्रुप बताए थे अपन ने, CH3 CD3 CT3, और कोई एल्काइल ग्रुप आ जाएगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो वो भी क्या लगाएगा आपके, प्लस एच। और वहां CF3 CCl3 CBr3 और CI3, जिसमें से CI3 का माइनस एच ज्यादा था और CF3 का कम था, ऐसे इधर भी CH3 का प्लस एच ज्यादा था, CT3 का कम था, ठीक है ना। ऐसे आपको आने चाहिए, इसका मतलब यहां प्लस एच अरे ज्यादा लग रहा है आपकी, यहां प्लस एच आपके ज्यादा लग रहा है, यहां आपकी प्लस एच लग तो रहा है पर इससे कम, ये लो। और यहां तो आपके प्लस एच तो लग रहा है पर सबसे कम, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लस एच जितना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी आपके, अरे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो यहां पे क्या कहेंगे अपन, अरे यहां पे क्या कहेंगे अपन, एक मिनट, यहां पे क्या कहेंगे बच्चों, ये लो, यानी प्लस एच की जो सामर्थ्य है, अरे किसकी, प्लस एच की जो सामर्थ्य है आपकी, वो क्या हो रही है, अरे प्लस एच की सामर्थ्य घट रही है ना, प्लस एच की सामर्थ्य घट रही है ना, प्लस एच पहले वाले में सबसे ज्यादा और बाद वाले CT3 वाले में सबसे कम। ये CT3 को एक बार सही करता हूं मैं, इसको देखो आपके पहले तो ये टी ऐसा है, देखो CT3, ठीक है ना, CT3,
ये लो, हाँ जी, ये चलिए इसको लेते हैं। देखिए, तो इसका मतलब प्लस एच की स्ट्रेंथ क्या हो रही है, घट रही है आपकी। तो क्या कहेंगे अपन, देखना कि स्ट्रेंथ यानी सामर्थ्य ऑफ अरे प्लस एच इफेक्ट, यानी प्लस एच जो इफेक्ट लग रहा है, अरे इसकी स्ट्रेंथ क्या हो रही है आपकी, अरे घट रही है। स्ट्रेंथ क्या हो रही है प्लस एच की, घट रही है। और घट रही है तो देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टेबिलिटी है, अरे ये भी आपके क्या होगी बच्चों, अरे स्टेबिलिटी भी आपके क्या होगी, अरे घट जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी सबसे ज्यादा और इसकी सबसे कम। समझ में आया, अरे समझ में आया क्या, आ गया। देखो, चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं अपन फॉर्मूला, क्या ये अपने पास फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं अपन कि ये स्टेबिलिटी, अरे ऐसा अपन फॉर्मूला लिख सकते हैं, ऐसा देखो कि स्टेबिलिटी, ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑफ अरे ये लो कार्बोकैटायन, ठीक है ना। और चाहे तो कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी तो इसके जैसी होती है, अरे कार्बन फ्री रेडिकल है ना, उसकी स्टेबिलिटी भी इसके जैसी ही होती है। तो ये जो है आपके मैंने दोनों ही बना दी, अरे कार्बोकैटायन भी लिख दिया, ऑब्लिक करके मैंने फ्री रेडिकल भी लिख दिया आपकी, या इसको दूसरे पेन से लिख दूंगा, देखो एक साथ, ये चलो उसमें दोबारा अपना रिपीट कर देंगे, क्या फर्क पड़ेगा, हाँ, लिखने वाले है अपनी। ये लो, ये प्लस एच के कैसी है, अरे समानुपाती, और माइनस एच के कैसी है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है ये प्लस एच के समानुपाती है, माइनस एच की कैसी है, अरे व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या हुआ, अरे इसका मतलब ये हुआ कि जहां प्लस एच ज्यादा उसकी उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा, और प्लस एच कम तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी कम। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। तो अब तक हमने दो एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए, कितने, दो एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए। तीसरा एग्जाम्पल देखिए अब, तीसरा एग्जाम्पल क्या है सुनिए, ठीक है, ये लीजिए तीसरा एग्जाम्पल। देखिए तीसरा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है आपके, तीसरा एग्जाम्पल आपके इंपॉर्टेंट है। और वो इंपॉर्टेंट कैसे है, देखिए वो इंपॉर्टेंट है आपके ऐसे, देखिए जैसे मैंने एक तो लिख दिया आपको ये CH3 CH2 और ये आपके अरे प्लस चार्ज, और एक मैंने आपको लिख दिया ये। अब आपके यहां अरे गड़बड़ हो सकती है, और एक मैंने आपको बना दिया ये, मान लो ऐसा, ये लो, ये आपके पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, ये आपके पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब सुनिए, अगर आपने यहां गलती से क्या लगा दिया, अरे गलती से आपने यहां पे क्या लगा दिया, प्लस आई, तो फिर आप स्टेबिलिटी को गलत कर दोगे। अरे फिर आप स्टेबिलिटी को क्या कर दोगे, गलत। कैसे, सुनिए ऐसे, देखिए प्लस आई तो क्या कहते हैं अपन, ये चलो इसको मैं थोड़ा दूर बनाता हूं, देखो इसको मैं दूर बना देता हूं, ये इस पे प्लस चार्ज और इधर ये लो, ठीक है ना। अब सुनिए, अब जैसे अगर आपने प्लस एच लगा, ओ प्लस आई लगा दिया, क्या लगा दिया, प्लस आई, तो देखो यहां तो CH3 ग्रुप है, अरे ये वाला ग्रुप कैसा है, CH3, और ये वाला क्या है, अरे CH3 CH2 एथिल ग्रुप है। और इसको देखें, अरे तो ये ग्रुप तो कौन सा हो गया आपके, एक तरीके से सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप हो गया। अरे ये ऐसे CH3 CH2, ये CH CH3 और ये CH2 पर प्लस, यानी ये आपके सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप हो गया। इसका मतलब इसका प्लस आई सबसे ज्यादा होगा, उससे कम इसका, उससे कम इसका। और हमको पता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी प्लस आई के समानुपाती, माइनस आई के व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ प्लस एच के समानुपाती, माइनस एच के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब यहां इनका प्लस एच भी लग रहा है ग्रुप का, और कौन सा, प्लस आई भी लग रहा है, आई
कमजोर है किससे, H से। H डोमिनेंट होगा किस पर, I पर। इसलिए अगर आपने भिड़ते ही क्या लगा दिया, I, तो I के अकॉर्डिंग तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, फिर इसकी, और सबसे कम इसकी। पर H क्या कह रहा है सुनो, अरे H क्या कह रहा है सुनो, क्या सुनेंगे आप, ये अल्फा कार्बन है और ये यहाँ, अरे पॉजिटिव चार्ज कार्बन जो है ना, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उससे डायरेक्ट जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है आपकी। और यहाँ पे ये वाला कार्बन कैसा है, अरे अल्फा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन आपके अल्फा कार्बन कहलाता है। अभी बता के आ रहा हूं मैं आपको कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं अल्फा एच की। तो यदि अपन यहां देखें तो यहाँ अल्फा एच कितने हैं, अरे अल्फा एच की बात करें तो देखिए अल्फा एच कितने हैं, यहाँ 3, यहां कितने हैं, अरे 2, और यहां कितने हैं, अरे इस पे तो एक ही है, इस पे तो एक ही है। इसका मतलब अल्फा एच जितनी ज्यादा प्लस एच उतना ही ज्यादा, और प्लस एच जितना ज्यादा इसका मतलब स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इधर से इधर जा रहे हैं हम, तो फिर क्या हो रहा है, अरे फिर क्या हो रहा है बच्चों कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं आपके, क्या बढ़ रहे हैं, अरे नंबर ऑफ, ये लो आपके नंबर ऑफ, अरे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या हो रही है, अरे बढ़ रही है। और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो आपके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बढ़ेगी, तो आपके अरे स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा और इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। और यहां मैं डाल देता हूं क्या, नॉट। और नॉट क्या है सुनो, अरे नॉट आपको ये याद रखना है कि जब तीनों इफेक्ट एक साथ लगें तो रिजोनेंस डोमिनेंट होगा किस पर, हाइपर पर, और हाइपर डोमिनेंट होगा किस पर, अरे इंडक्टिव पर। ये नॉट आपको हमेशा याद रखना है। ये लो कि जब तीनों इफेक्ट एक साथ लगें तो रिजोनेंस, आर का मतलब रिजोनेंस डोमिनेंट है किस पर, हाइपर पर, हाइपर डोमिनेंट है किस पर, अरे इंडक्टिव पर। तो यहां कौन सा लग रहा है, हाइपर भी लग रहा है और इंडक्टिव भी लग रहा है। तो हाइपर को डोमिनेंट मानेंगे, हाइपर को डोमिनेंट मानेंगे तो स्टेबिलिटी किसकी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अपन ने क्या किया, अरे अपन ने लिखी उल्टा दिया ना, लिख उल्टा दिया। अरे अल्फा हाइड्रोजन घट रहे हैं ना कि बढ़ रहे हैं, तो स्टेबिलिटी भी घटेगी। एक सेकंड इसको मैं ना, सॉरी सॉरी है ना, चलो तो गलती तो हो जाती है, मानवीय भूल है ना। अगर आपको कहीं डाउट लगे ऐसा तो आप बिल्कुल है ना मैसेज छोड़ सकते हैं आप, है ना। ये अरे घट रहा है ना, तो स्टेबिलिटी भी आपकी घटेगी, और जब स्टेबिलिटी घटेगी तो इसका मतलब अरे ये ऑर्डर नहीं आएगा। ऑर्डर क्या आएगा आपकी, ये, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा इससे और इसकी ज्यादा इससे, ठीक है ना। अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी, अरे ये इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अरे आपके नीट जैसे एग्जाम, जेई जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये सवाल, सेकंड ग्रेड तो क्या, ठीक है ना। आपके नीट जेई जैसे एग्जाम में भी ये सवाल अरे पूछ लिया जाता है। क्यों, इसमें बच्चा सीधे ही अगर उसने इंडक्टिव लगा दिया तो उसका आंसर क्या होगा, अरे गलत ही होगा, ठीक है ना। तो उसका आंसर गलत हो जाएगा सीधे ही, ठीक है ना। आगे देखिए अगला एग्जांपल, चलिए अगला एग्जांपल क्या, पहले ना स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल देख लेते हैं, ना स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। मैंने 3 एग्जांपल दे दी, इसमें देखो ज्यादा एग्जांपल बनते नहीं वैसे। हाँ इसको उसके साथ जोड़ सकते हैं अपन, किसके साथ, जैसे मान लो रिजोनेंस आ गया, मैंने पीछे रिजोनेंस के कई सवाल छोड़े थे, एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ वगैरह के, तो उनमें आप है ना जैसे हाइपर भी लगा दो तो रिजोनेंस डोमिनेंट होता है हाइपर पर, हाइपर डोमिनेंट है किस पर, इंडक्टिव पर। बस वही कंसेप्ट लगाना आपको, ठीक है ना। ऐसे सवाल अपन डीपीपी वगैरह में ले लेंगे, इसमें डीपीपी वगैरह लेंगे ना आपके, उस समय ना जैसे भाई टॉपिक खत्म हो जाएंगे, सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद अपन अरे रिवीजन वगैरह भी करेंगे, तब और क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर लेंगे ना बहुत सारे, तो उसमें ले लेंगे अपन। देखिए अगला, अगला क्या है, अगला है आपके सेकंड वाला। देखिए इसका सेकंड वाला देखिए आप, सेकंड वाला है आपके
कि कार्बन मुक्त मूलक का स्थायित्व किसका, अरे कार्बन, इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं है, देखो आपकी कार्बन मुक्त मूलक, अरे ये कार्बोकेटायन लिखा है बस इसके जैसा ही, इसके जैसा ही, बस जहां जहां प्लस चार्ज है वहां वहां क्या लगा लो आप, अरे वहां वहां क्या लगा दो आप, फ्री इलेक्ट्रॉन लगा दो या कह दो ऑड इलेक्ट्रॉन लगा दो, बस वो कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सेम ही रहेगी बिल्कुल। क्यों, वो भी तो आपके प्लस एच के समानुपाती, माइनस एच के कैसी है, व्युत्क्रमानुपाती। तो क्या लिखेंगे, कार्बन मुक्त मूलक की या मुक्त मूलक का स्थायित्व, भाई इसका स्थायित्व कैसे चेक करेंगे अपन, ये लीजिए, तो कार्बन मुक्त मूलक का स्थायित्व कैसे चेक करेंगे आप, अरे ऐसे चेक करेंगे, देखिए ऐसे, इसमें मैं एग्जांपल लेता हूं आपको सीधे ही, और एग्जांपल क्या है सुनिए आप, हाँ जी, देखिए आपके सीधे ही एग्जांपल है, जैसे आपने ये ले लिया मान लो, अरे वही CH3, बस मैंने आपको बता दिया ना, बस कार्बोकेटायन की जगह आप क्या लिख लो, फ्री रेडिकल लिख दो, बस एक ही बात है। दूसरा अपन ने वही ले लिया CH3, ये CH3 और ये आपका, अरे CH और ये आपका CH3, और एक ले लिया आपने ये CH3 C और ये CH3 और ये आपका CH3, और इधर क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। वही आपके क्या हो गया, सेम वही पहले वाला सवाल था ना, अपन ने कार्बोकेटाइन वाला किया है, ये 1 डिग्री, ये कौन सा है आपकी 2 डिग्री, और ये कौन सा है आपके, अरे 3 डिग्री, ठीक है ना। ये कार्बन कौन सा है, अरे अल्फा, ये भी अल्फा, और ये भी आपके कौन सा है, अरे अल्फा, ये अल्फा, इधर ये अल्फा है, इधर ये अल्फा, अल्फा और ये अल्फा, इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा, तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी ज्यादा आपके, तो बार बार लिखने से तो कोई फायदा है नहीं। ये लो मैं सीधे ही लिख देता हूं कि इधर से इधर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है नंबर ऑफ, अरे अल्फा एच जो है ना, ये बढ़ रही है आपकी, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा आपकी, अरे स्टेबिलिटी जो है आपके, स्टेबिलिटी किसकी, फ्री रेडिकल की, स्टेबिलिटी ऑफ, अरे फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, अरे ये भी क्या हो रही है आपके, अरे बढ़ रही है, ये क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही, और बढ़ रही है इसका मतलब इसकी सबसे ज्यादा, उससे कम इसकी, और सबसे कम इसकी, ठीक है ना। वो दो सवाल, अरे ये वाला सवाल भी ऐसे ही कर सकते हो आप, ये वाला किया ना अपन ने, इसको भी आप ऐसा ही कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें मैं वही पॉइंट लिख देता हूं यहाँ, कौन सा, आपकी स्टेबिलिटी जो है आपकी क्या, अरे स्टेबिलिटी, ये लो कि स्टेबिलिटी ऑफ, अरे कार्बन फ्री रेडिकल, ये आपके वही प्लस एच के कैसी है, समानुपाती, और माइनस एच की कैसी है, व्युत्क्रमानुपाती, ये लो, वही इसको मैंने, अरे ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये लो। अब देखो काम की बात, इतना हो गया। अब इसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो स्टेबिलिटी ऑफ किसको लेके, अरे स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन को लेके, है ना, यानी एल्किन के स्थायित्व की व्याख्या करेंगे अपन, किसकी, अरे एल्किन के स्थायित्व की क्या करेंगे व्याख्या, और ये आपके इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पूछ लिया जाएगा आपके, है ना। तो जो अगला अनुप्रयोग है अपना वो क्या है, अरे एल्किन के स्थायित्व की व्याख्या, एक सेकंड, क्लास बड़ी तो नहीं है, हाँ ज्यादा बड़ी नहीं, चलिए आज इसको फिनिश कर देते हैं ना, कल कहा भी था मैंने, फिनिश कर देते हैं इसको आज।
यानी एल्कीन के स्थायित्व की व्याख्या। ये लो, एल्कीन का स्थायित्व कैसे चेक करेंगे, यानी एल्कीन के स्थायित्व की व्याख्या किसके आधार पर, हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर। एल्कीन के स्थायित्व की व्याख्या सुनिए, एल्कीन के स्थायित्व की व्याख्या कैसे करेंगे, देखिए आप। अरे एक सेकंड, एल्कीन के स्थायित्व की व्याख्या, ये लो, देखिए एल्कीन के स्थायित्व की व्याख्या कैसे करेंगे आप। इसके लिए मैं आपको एक पिक्टोरियल बना रहा हूं ना, इसके लिए मैं आपको एक पिक्टोरियल बना रहा हूं, और वो पिक्टोरियल आपको याद रखना है। जैसे अपन ने स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ी थी ना, उसमें पूरा पूरा पिक्टोरियल था आपकी कि अनचार्ज, चार्ज, फिर चार्ज में अपन नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दिखती थी। इसी तरीके के पिक्टोरियल है आपके एल्कीन की स्टेबिलिटी की व्याख्या के लिए। तो देखिए उसको अपन बनाते हैं। सबसे पहला काम तो क्या है आपका, अरे एक तो एल्कीन देखनी है आपको। देखो एल्कीन दो तरीके की हो सकती है आपकी, हिंदी में लिख देता हूं मैं। एक संयुग्मी एल्कीन हो सकती है आपकी, कौन सी, संयुग्मी, मीन्स कॉन्जुगेटेड एल्कीन, यानी कॉन्जुगेशन हो। अब एल्कीन है तो क्या है, डबल बॉन्ड होंगे, तो पाई सिंगल पाई इस तरीके का कॉन्जुगेशन अगर है तो उस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, किससे, जिसमें आपके संयुग्मन नहीं है। अरे संयुग्मन से मेरा मतलब है, अरे संयुग्मन से मेरा मतलब क्या है भाई, संयुग्मन है भाई, पाई सिंगल पाई कैसा रिजोनेंस, ओ संयुग्मन में है तो रिजोनेंस हो जाएगा। इसका मतलब रिजोनेंस तो कैसा डोमिनेंट होता है किस पर, हाइपर पर। तो इसका मतलब संयुग्मी और असंयुग्मी जो एल्कीन है उसमें से आपके किसकी, अरे जो संयुग्मी है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, संयुग्मी की स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा। अब असंयुग्मी एल्कीन में देखना है आपको क्या, सबसे पहला काम आपका, अरे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखने। क्या देखने बच्चों, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं। और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यदि आपके बढ़ते हैं, तो हमको पता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ते हैं तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बढ़ती है, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब असंयुग्मी में क्या देखना है हमको, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं। अरे नंबर ऑफ, ये लो, नंबर ऑफ, अरे अल्फा हाइड्रोजन, अगर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या आपकी बढ़ रही है, मींस अरे स्टेबिलिटी आपकी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, अरे स्टेबिलिटी आपकी क्या होगी, अरे बढ़ेगी। क्या कहा मैंने, अगर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बढ़ती है तो उस एल्कीन की स्टेबिलिटी भी आपकी बढ़ेगी। अगर मान लो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम हो जाए आपकी, अरे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाए आपके, सेम, तो फिर आप क्या करेंगे, सुनिए, फिर आप ये करेंगे क्या कि वो एल्कीन कैसा है, अनसिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है, यानी असममित एल्कीन है या सममित एल्कीन है। तो आपको क्या देखना है इसके बाद कि एल्कीन कैसा है आपके, अरे सममित है या असममित, यानी एल्कीन कैसा है आपके, असममित। ये लो, एल्कीन कैसा है आपके, असममित है क्या, ठीक है ना, यानी एल्कीन आपकी कैसा है, अरे असममित है या आपकी सम्मित एल्कीन है। ये लो भाई, असममित है या सम्मित है। अब असममित एल्कीन कैसा होता है देखो, अरे असममित ऐसा होता है देखो आपके, ऐसा कैसा, ऐसा कि ये कार्बन, अरे ये डबल बॉन्ड CH2, ये लो, और इस पे मैंने क्या लगा दिया आपके, अरे दो CH3 लगा दिए, ये लो। तो ये एल्कीन कैसा है आपका, असममित है। कैसे, अरे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को देखना है आपको, देखो इससे इधर दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं जबकि इधर दो CH3। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए इधर वाले दोनों ग्रुप, इधर वाले दोनों ग्रुप समान है तो सममित एल्कीन, इधर वाले दोनों समान नहीं है तो एल्कीन कैसा है, असममित। बस आपको ये पहचानना है। इधर एक तरफ दो H है, उधर एक तरफ क्या है, सॉरी मतलब एक तरफ दो H है, उधर दूसरी तरफ क्या है, दो मैथिल है, तो दोनों मैथिल दोनों H तो अलग अलग है। इसका मतलब ये एल्कीन कैसा है, असममित। और सम्मित और असममित में से, अरे असममित की स्टेबिलिटी क्या है आपके, ज्यादा।
असम्मित और सम्मित में से असम्मित की स्टेबिलिटी क्या है भाई, ज्यादा। अब सम्मित कि सर सम्मित कैसा होता है, अरे सम्मित ऐसा होता है देखो, अरे CH3 और ये मैंने बना दिया आपके CH और ये आपके CH, अरे 3। तो देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इससे एक H और एक CH3, एक H और एक CH3 मींस इधर वाले दोनों ग्रुप, इधर वाले दोनों ग्रुप कैसे हैं, समान। और समान है तो एल्कीन कैसा है, सम्मित। समान है तो एल्कीन कैसा है, सम्मित। अब इस सम्मित में हमको देखना, देखो क्या सम्मित में क्या देखना, सुनना आप। सम्मित में हमको देखना है क्या कि ये एल्कीन कैसा है आपके, अरे ये एल्कीन कैसा है आपके, ठीक है ना। क्यों, इसमें ज्यामितीय समावयवता मिल रही है भैया ना, अरे कौन सी ज्यामितीय समावयवता मिल रही है। और ज्यामितीय समावयवता मिलेगी तो देखो एक ट्रांस बनेगा और एक क्या बनेगा, अरे सिस। अब सिस और ट्रांस तो आपको आते होंगे, नहीं आते हैं तो सीखेंगे हम, पर अब इतना सा तो आता है, आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो आपको आता ही है। कितना, सिस और ट्रांस की सिमिलर ग्रुप कैसे हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की सेम साइड तो सिस और अपोजिट साइड है तो ट्रांस, सेम साइड सिस अपोजिट साइड ट्रांस। अरे सेम साइड दोनों ऊपर या दोनों नीचे, या एक ऊपर एक नीचे, या ये ऊपर ये नीचे, तो ये कैसा है, ट्रांस। तो सेम ग्रुप सेम साइड सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस। और इसमें आपके, अरे इसमें आपके इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसकी, अरे इसकी स्टेबिलिटी आपकी क्या है, ज्यादा। इसकी स्टेबिलिटी कैसी है बच्चों, अरे ज्यादा है। ये लो, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है किसकी, ट्रांस की ज्यादा है किससे, अरे सिस से। ये सारी क्या चल रही है, अरे ये स्टेबिलिटी की बात चल रही है ये सारी, यानी ये जो बात चल रही है ना अपनी, अरे ये स्टेबिलिटी को लेके चल रही है भैया ना। ये बात है, ये किसको लेके चल रही है, अरे स्टेबिलिटी को, है ना। ये आपके सबसे पहले संयुग्मी, फिर असंयुग्मी। असंयुग्मी में देख लो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और फिर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यदि सेम हो जाते हैं तो फिर आपको देखना है क्या कि वो एल्कीन असम्मित है या सम्मित है। तो फिर असम्मित की स्टेबिलिटी ज्यादा है किससे, अरे सम्मित से। तो यहां भी मैं लिख देता हूं, ये लो, ये स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अरे ये किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, अरे स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ये लो, ये किसकी बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की। और इधर भी ये स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, अरे किसकी बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की। ठीक है ना, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी। ठीक है। अब हम लेते हैं एक सवाल, देखिए। और सवाल क्या है सुनिए अब, फिर उसको मिक्सिंग कर देंगे अपन ना। पहले सिंपल ले लेते हैं चलो, क्यों अभी इधर की तरफ पेज कम है ना। चलिए मैं एक एग्जांपल तो लेता हूं पहले, फिर देखते हैं। हाँ जी, देखना, ये आपके एग्जाम्पल नंबर मान लो मैंने ले लिया फर्स्ट, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब इसमें देखिए आप, चलिए एक तो मैं पहले सीधा ही ले लेता हूं, फिर लेते हैं और, है ना। और संयुग्मी में भी देखो आप ये ट्रिक लगा सकते हैं, देखो संयुग्मी के अंदर अगर संयुग्मी मान लो एक से ज्यादा आ जाए तो फिर आपको क्या ध्यान रखना है, वही नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ, अरे अल्फा हाइड्रोजन क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। तो फिर क्या होगा, अरे उस एल्कीन की स्टेबिलिटी क्या होगी आपकी, अरे बढ़ जाएगी। तो स्टेबिलिटी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। इसमें भी वही आपको ट्रिक लगानी है, अगर एक से ज्यादा संयुग्मी आती है और मान लो एक ही संयुग्मी है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखो मैं देता हूं इसमें एग्जांपल, चलिए पहले तो इसको ले लेते हैं, ये लो, चलिए ऐसा ले लेते हैं, चलो आपको ऐसे लिख दूं मैं, आपके और बेहतर समझ में आ जाएगा। या ऐसे देखो, अरे इतना तो आपको समझ में आता है ना, मैं आवन रेखा संरचना सूत्र बना देता हूं, देखो ना, फटाक से बन जाएगा। देखो
ये लो, अब इतना तो आपको आता है, ये तो अपन ने आईयूपीसी नाम दिए ना, उसमें लिख लिए थे अपन ने ऐसा। और मान लो एक ऐसा दे दे आपको, ये लो, ठीक है ना, एक आपको ऐसा दे दे, मान लो ऐसी एल्कीन दे दे, जो भी अपन ने अल्फा एच वगैरह कैलकुलेट किए थे, और एक मान लो आपको ऐसी दे दी, अरे एक ऐसी दे दे आपको, ऐसी, ये लो, ठीक है ना, चार ही एल्कीन ले लिए अपन ने। चलो, सबसे पहला काम क्या है हमारा, अरे इनको हम क्लासिफाई करें भैया ना, क्या करें, क्लासिफाई करें, किसमें, कि भाई कौन सा संयुग्मी है और कौन सा असंयुग्मी है, ये सारे ही असंयुग्मी है। तो यहां देखिए आप इसमें, अरे पाई सिंगल पाई, इसका मतलब दो पाई बॉन्ड कैसे हैं, कॉन्जुगेशन में है, इसका मतलब रिजोनेंस लग रहा है, इसका मतलब ये वाली जो एल्कीन है आपकी, अरे ये वाली जो एल्कीन है आपकी, ये एल्कीन कैसी है बच्चों, अरे ये संयुग्मी है, और ये संयुग्मी है, और बाकी ये वाली जो एल्कीन है आपके, अरे यहां देखो एक ही डबल बॉन्ड मिल रहा सब में, तो ये एल्कीन कैसी है आपके, अरे असंयुग्मी। इसका मतलब क्या हुआ, कि आपकी इतनी बात तो समझ में आई, कि इस फर्स्ट वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा है किससे, इन तीनों से, इन तीनों से। तो देखो सेकंड ग्रेड में तो इतने से काम चल जाता है, कई बार तो, कई बार क्या, अरे जितने ऑप्शन होते हैं ना, इस 100% में से मान लो अरे 80% ऑप्शन तो ऐसे होते हैं कि ऑप्शन ही एक देता है आपके, तो मैच कर जाता है ऐसे, ठीक है ना, कि फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा है, एक में सेकंड ने सबसे ज्यादा कर दे, एक में थर्ड को कर दे, एक में फोर्थ को कर दे, तो सबसे ज्यादा कौन है, फर्स्ट है, ये ऐसे काम चल जाएगा। नहीं फिर भी हम तो सारा ही सीखेंगे, ठीक है ना, तो इसका मतलब फर्स्ट वाले में तो कोई दिमाग किंतु परंतु लगाना ही नहीं, फर्स्ट वाले में तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि स्टेबिलिटी की अगर बात करें अपन, अरे स्टेबिलिटी की बात करें, तो क्या होगा, अरे स्टेबिलिटी का क्या होगा बच्चों, ये होगा देखो, कि फर्स्ट तो सबसे ज्यादा होगी, इसका मतलब ये आपकी फर्स्ट सबसे ज्यादा। अब देखते हैं इनमें से क्या होगा, एक एक डबल बॉन्ड है, तो अल्फा एच कैलकुलेट कर लो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन, अल्फा कार्बन, इधर अल्फा, अरे अल्फा, अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, इसमें ये अल्फा, कौन सा ये, अरे क्या हो रहा है भाई, ये अल्फा, और ये भी क्या है, अल्फा। इसका मतलब अगर अल्फा एच देखें यहां, तो देखना आप इसमें तो कितने हैं, तीन, अरे अल्फा एच कितने हैं इसमें, थ्री, यहां लिखता हूं मैं, देखो अल्फा एच कितने हैं इसमें, अरे इसमें थ्री हैं आपकी, ये लो, इसमें कितने, तीन, छह, नौ, 12, इसका मतलब इस वाले में अल्फा एच कितने हैं आपके, अरे 12, और इस वाले की बात करें तो इसमें अल्फा एच कितने हैं, अरे इसमें थ्री और थ्री, 6। तो जब असंयुग्मी एल्कीन होती है तो हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं, कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम है, तो सबसे ज्यादा किसके पास है, इन तीनों में, भाई ये तो सबसे ज्यादा हो ही गया, फिर बचा कौन, एक दो तीन, तो देखो यहाँ अल्फा एच 12 है, यहाँ तीन है, वहां कितने हैं, 6, इसका मतलब अल्फा एच ज्यादा, तो उस एल्कीन की स्टेबिलिटी भी ज्यादा, तो एक के बाद कौन हो जाएगा, तीन, ये लो, और तीन के बाद कौन होगा, चार, और सबसे कम कौन होगा, दो, अरे सबसे कम कौन होगा बच्चों, दो, तो एक, तीन, चार और दो, ये आपका ऑप्शन हो गया, इसको मैं कर देता हूं बॉक्स में बंद, ये आपका क्या हो गया, अरे ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, किसका, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, हाँ जी। तो ये पिक्टोरियल आपके आई होप समझ में आ गया होगा, ये पिक्टोरियल आपके समझ में आ गया होगा, एक सेकंड, हाँ।
ये लो। अब देखिए, अब इसमें थोड़े बहुत सवाल हो रहे हैं ना, 2-3 एग्जाम्पल देंगे कल। इसके आगे एक एग्जाम्पल अपन ने दे दिया, अब बाकी के एग्जाम्पल अपन कल देते हैं, 4-5-6 एग्जाम्पल जितने भी होंगे। और उसके बाद हमारा स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन खत्म हो जाएगा, फिर एक आध कोई नोट वगैरह डाल लेंगे, और फिर इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट, यानी इसकी मिला के एक क्लास हो जाएगी। इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट छोटा सा ही है, तो इसको मिला के आपकी एक क्लास हो जाएगी ना। और इसमें आपके ये जीओसी जितनी थी आपके बेसिक से लेके, मतलब जितनी भी है ना लेवल वाली थी, वो मतलब अभी तो एक पार्ट खत्म हो गया एक तरीके से, जीओसी का खत्म हो जाएगा कल एक क्लास में। उसके बाद आपके रिएक्शन मैकेनिज्म चलेगी, उस रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। फिर अपन सीधे एल्केन एल्किन एल्काइन और बेंजीन को ले लेंगे, ऑर्गेनिक वाले पोर्शन को खत्म कर देंगे पहले। और ऑर्गेनिक वाला पोर्शन ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके, मान लो 42-43 सवाल जितने भी आएंगे आपके, 45 जो भी आएंगे, उसमें से 40 से 45% सवाल आपके ऑर्गेनिक के आते हैं। 40 से 45% ऑर्गेनिक के आते हैं। जैसे मान लो आपने मान लो 45 सवाल आ गए या 43 जो भी मान लो, पर अपन ने एवरेज 45 मान लिया। 45 का 40% में निकालोगे तो आप कितना हो गया, 9-18, यानी लगभग 18 सवाल 43 में से देख लो, वो दोनों मिला के 25-24-25 सवाल आएंगे। 40 से 45% आता है कम से कम ऑर्गेनिक। आपको लगे सर है कि इसकी यूनिट कम है, उनकी यूनिट ज्यादा है। बाकी ऑर्गेनिक आपके 40 से 45% आती है, हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में आती है आपकी। इसलिए पहले ऑर्गेनिक को निपटा लेते हैं, कि बच्चों को ऑर्गेनिक से डर लगता है, तो पहले ऑर्गेनिक को निपटा लेते हैं। फिर एक आइसोमेरिज्म वगैरह है, उसको पढ़ लेंगे अपन पहले, ताकि एल्केन एल्किन एल्काइन के अंदर जो भी आइसोमेरिज्म आएगी उसको अपन यहीं डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं ना। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना क्लास को, ताकि और भी बच्चों को फायदा हो। और हमारे 202 है ना सब्सक्राइबर हो गए किसमें, सूर्या कंपटीशन क्लासेज में, 202। और जो दूसरा चैनल चल रहा है सिद्धांत केमिस्ट्री क्लासेज, उसमें तो 832 हो गए, 832। वो तो अच्छा चल रहा है, वो थोड़ा पहले से रनिंग में था, इसलिए ये भी अच्छा चल रहा है। अब इस मंथ से तो अच्छा चल रहा है, अब इस मंथ से तो अपन अच्छी सी क्लासेज वगैरह डालने लगे। पहले तो थोड़ा धीरे धीरे चल रहा था ना, अब तो उसमें ज्योग्राफी वगैरह इनकी क्लासें भी आपको, लेवल असिस्टेंट वगैरह की क्लासें भी दी जा रही। अभी केमिस्ट्री भी उसमें स्टार्ट करने वाले हैं अभी जस्ट। ठीक है ना, 1-2 दिन में ही हो सकता है, कल ही स्टार्ट कर दें वापस से। जो चैप्टर पेंडिंग में था ना, उसको वापस से रीस्टार्ट कर देंगे, और फिर कंटिन्यू चलाएंगे फिर लेवल असिस्टेंट का भी। ठीक है ना, तो दोनों ही तैयारी देखो। अगर आपने सेकंड ग्रेड कर रहे हैं ना, तो लेवल असिस्टेंट वैसे ही हो रही है। क्यों, बायो वाले बच्चे को बायो आती है अच्छे से, और आपके केमिस्ट्री पढ़ ही रहे हैं आप, और फिजिक्स पढ़ोगे आप, तो आपके तीनों पोर्शन क्या हो रहे हैं कंप्लीट। जीके आप पढ़ ही रहे हो, जीके आपको वहां भी पढ़ना है। तो लैब असिस्टेंट और सेकंड ग्रेड दोनों को साथ में लेके आप चल सकते हैं क्या, मतलब ये मान लो हो ही रही है आपकी वैसे ही, सेकंड ग्रेड पढ़ रहे हो तो ऑलरेडी आपके का लैब असिस्टेंट की तैयारी वैसे ही हो रही है। और देखो अभी आरएएस में है ना फर्स्ट रैंक आई थी, वो लैब असिस्टेंट वाला बच्चा ही था आपकी, कुशाल चौधरी करके था। क्यों, लैब असिस्टेंट को ज्यादा कोई काम नहीं होता है, तो आपका सेकंड ग्रेड में हो जाता है, अच्छी बात है। और मान लो लैब असिस्टेंट में हो जाए तो भी अच्छी बात है। उसकी एग्जाम पहले हो रही है फरवरी में, फरवरी प्रस्तावित है, जब भी डेट आ जाएगी बता देंगे, वैसे फरवरी कह रहे हैं। और साइंस की पोस्ट भी अच्छी है, 603 तो बता ही रहे, और बढ़ने की संभावना है। क्यों, वो डबल हो जाएंगी वैकेंसी, ऐसे कह रहे हैं। डबल होंगी तो मान लो, अरे 300 ज्योग्राफी वगैरह में निकाल देंगे, 300 और ऐड कर लेंगे, 900 तो मानो कम से कम। तो इसमें भी आपके पास अच्छा मौका है। क्यों, आपको पढ़ना कुछ नहीं पड़ रहा, जो आप सेकंड ग्रेड पढ़ रहे हैं वो ही आपके लेवल असिस्टेंट में काम आ रहा है। बस आप प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर देखें, जो मैंने सॉल्यूशन करवा रखा है, 16 का, 18 का, 22 का, एक पेपर सॉल्व करवा रखा है, एक पेपर और रह रहा है बस 22 का, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। सेकंड ग्रेड के मैंने सारे पेपर सॉल्व करवा रखे हैं आपके, 2011, 13, आपके 16, 18, 22, 25। एक संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट का भी करवा रखा है, उसको भी देख लें आप। एक ईएमआरएस का भी करवा रखा है, उसको भी देख लें, क्योंकि ईएमआरएस में भी आपके अरे सेकंड ग्रेड लेवल का ही आता है। मान लो है वो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी, पर सेकंड ग्रेड लेवल का ही मान लो वो आता है पेपर, पूरा एनसीईआरटी कवर करके अच्छा सा कंसेप्ट वगैरह अच्छे लगा रखे हैं उसमें, तो उसको भी आप देख लें। इतने सारे मैंने पेपर डाल दिए आपको, तो ये सारे मिला के कम से कम ज्यादा नहीं तो 400 क्वेश्चन तो मान लो। फिर मैंने सबको डीपली है ना एक्सप्लेन किया है, तो 400 के 1000 क्वेश्चन मान लो, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा सेकंड ग्रेड में ऐसे आता है, लेवल असिस्टेंट में ऐसे आता है आपकी। और कोई ईएमआरएस वगैरह भी आपने भरा है मान लो, तो उसका भी ऐसे आता है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए अच्छे से तैयारी करते रहे ना, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आराम से तैयारी करते रहे ना। आपको पूरा सिलेबस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सूर्या कंपटीशन क्लासेज पर करवाया जाएगा बिल्कुल। ठीक है ना, फर्स्ट ग्रेड के लिए भी केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले, केमिस्ट्री का कल ही रिजल्ट आया आपके ना। ठीक है ना, चलिए